हाय गाइस, कैसे हो? सभी की स्टडी अपने जीवन में अच्छी चल रही होगी और हर व्यक्ति का सपना होता है अपने जीवन में अच्छा बनना। एक देखिए, मनुष्य ने ही सब कुछ कमाया है इस पृथ्वी पे। सिर्फ इसको पाना कैसा है वो मनुष्य का कर्तव्य है। किस टाइप से जिज्ञासा उसके अंदर है उस हुनर को पाने की, वो भी सब मनुष्य के अंदर ही है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है अपने हुनर को बनाने के लिए। संघर्ष करते रहिए, हो सकता है सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी का एकदम संघर्ष मेहनत रंग जल्दी लाती है, कुछ मनुष्य व्यक्ति के समय लग जाता है, कुछ का सपना अधूरा रह जाता है। बस हमारा इतना है, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन निश्चित ज़रूर मिलेगी। और ध्यान एक चीज़ पे ही लगाइए, इधर उधर मत भटकना, क्योंकि एक लाइन चॉइस करेंगे तो उसी से हमारा जीवन अच्छा बनता है। अगर हम उधर भी लाइन उसको ही पकड़ें तो हम कुछ नहीं कर पाते, बीच में लटके रह जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन एक पे ही बनाइए, चाहे कोई भी आपकी लाइन हो। एक लाइन से ही हमारा जीवन है। इसी के साथ साथ हम उपस्थित हो गए हैं मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। कहाँ से शुरुआत हुई थी? हम सीडीपी मनोविज्ञान पढ़ते हैं यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए। क्या रीज़न है इसे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, इसका क्या उद्देश्य था? खास खास प्रश्न है इसमें, इसकी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और आप लोग यूँ ही बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम अच्छे से अच्छे आपको क्लास रूबरू कराएंगे आपको। देखिए कैसे क्या प्रोग्राम हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, विश्व की सर्वप्रथम प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुड ने जर्मन के जिम्पिंग शहर में स्थापित की थी। किसने? विलियम वुड ने, सर्वप्रथम। भारत की बात कर रहे थे, भारत में सर्वप्रथम, देखिए भारत की बात कर ले, भारत में सर्वप्रथम प्रयोगशाला कोलकाता में 1916 में। किसने? एस एन सेन गुप्त ने स्थापित की थी 1916 में भारत में। उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला इलाहाबाद में 1942 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में स्थापित की थी। ये हमारी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित रही है। आप देखिए, डिप भी हम दिखा रहे हैं, फोटो इसकी, पिक्चर भी आप देख सकते हो। कितने, देखिए मनुष्य ने सब कुछ कमाया, मनुष्य के सारे विचार थे। देखिए इस पृथ्वी पे सब कुछ मनुष्य ने अपने अंदर कब्जे में करा है। यहाँ तक कि इस वर्ग भी मनुष्य ने अपने अंदर करा है, बस में करा है। बाकी सारे पक्षी हैं, जानवर हैं, सबको मनुष्य ने अपने बस में करा है। सिर्फ उसको जगाना है, तपस्या करनी है, ग्रहण करना है। देखिए प्रोफेसर देखा होगा आपने, कभी पल पढ़ते पढ़ते एक से पागल से हो जाते हैं, किताबों में खोए रहते हैं। तो वो चीज़ सिर्फ मनुष्य ने करी है। इसी के बाद में दूसरा देखते हैं प्रश्न। देखिए अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं हम। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत वोल्फ। देखिए मानसिक शक्तियों के सिद्धांत कौन थे? वोल्फ थे।
समतत्व के सिद्धांत थॉर्नडाइक थे। अवयव सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका वर्दीमर, बंदीमार, कोफका और कोहलर। देखिए अवयवी सिद्धांत पूछ लेता है, इन तीनों में ऑप्शन आपको मिलेगा तो कोहलर मिल सकता है, कोफका मिल सकता है या बंदीमार मिल सकता है। ये हमें याद करना है, ये पूछ लेता है किसने दिया था। द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। मूल्यों का सिद्धांत बागले ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत जड़ ने। देखिए इसमें कुछ डायग्राम इसकी वो दी है, कुछ इसके बारे में देखते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण या मिरर ड्राइव टेस्ट आदिगम के अंतराल या आदिगम या सिखाने के मापन है तो प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए संवेग। संवेग क्या है? संवेग के बारे में अलग अलग विचार करे हैं सभी ने। गिलफोर्ड हैं, गेट्स, रॉस और मैकडूला, चार हमारे इस राइटर रहे हैं, लेखक रहे हैं, प्रतिपादक बोलते हैं जिसे हम। सिद्धांत भी पूछ लेता है, इसके सिद्धांत भी रहे हैं। देख गिलफोर्ड ने भी, गेट्स ने भी, रॉस ने भी और मैकडूगला भी संवेग के इन्होंने चारों ने अपने अपने विचार करे हैं। गिलफोर्ड का देख लेते हैं प्रारंभिक। गिलफोर्ड का प्रारंभिक रहा, गेट्स का क्रोध और रॉस का संज्ञानात्मक क्रोध और मैकडूगला 14। देखिए गिलफोर्ड ने प्रेम, भय या क्रोध, गेट्स भय, रॉस क्रियात्मक घृणा। पूछता है प्रश्न कि ये क्रियात्मक घृणा किसका विचार था? रॉस। और भय का पूछता है तो गेट्स। और देखिए भय का, देखिए प्रेम, भय, क्रोध गिलफोर्ड ने भी कहा था। अगर आपको मिले प्रेम, भय, क्रोध तो गेट्स गिलफोर्ड लगाना, खाली भय मिले तो गेट्स रहेंगे और क्रियात्मक घृणा मिले तो रॉस पे टिक करना आपको। ये चीज़ आपको देख कर चलनी है। द्वितीयक गिलफोर्ड के विचार थे, प्रेम ये गेट्स ने और भावनात्मक प्रेम ये रॉस। तृतीयक पूछ लेता कि तृतीयक का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। दया गेट्स, कामुकता गेट्स। ये कुछ संवेग की विशेषताएं बात कर लेते हैं। तीव्र है, क्षणिक है, व्यक्तिगत विभिन्नता, शक्ति परिवर्तन, मूर्त, वस्तुओं तथा परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। शक्ति परिवर्तन, मूर्त, वस्तुओं तथा परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। फ्राइड के बारे में जान लेते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति में ईदम, अहम और आहत्य अहम ये उन्होंने सोशोलॉजी समाजशास्त्र में भी कहा है कि अवस्थाएं होती हैं। ईदम अहम ये आपका फ्राइड के विचार हैं। इनको ईदम जन्मजात गुणों से, ईदम जन्मजात गुणों से संबंधित, अहम वास्तविक जगत से जुड़ा है। देखिए ईदम पूछे तो ये जन्मजात गुणों से, और अहम के बारे में बात पूछे तो ये आप क्या किससे है? वास्तविक जगत से जुड़ा है। आहत्य एवं सामाजिक मान्यताओं एवं संस्कारों से संबंधित है। इस प्रकार फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाओं को माना। अचेतना, देखिए अचेतना, आदरचेतन एवं चेतन। जबकि प्रसिद्ध बुद्धिवादी विचारक लाइन नित्य चेतन की 4 चित्त भूमिकाओं को माना। किसने? फ्राइड ने। कुछ प्रमुख संप्रदाय एवं प्रवर्तक। देखिए संप्रदाय प्रवर्तक क्या है? लेखक, जिसे राइटर या जनक फादर्स भी हम बोल सकते हैं। व्यवहारवाद,
कि व्यवहारवाद किसने शब्द ये विचार कहे, पेलवाव या वाटसन, ये ध्यान आपको चलना है। जो व्यवहारवाद का शब्द किसने गढ़ा है, क्या लेते हैं हम, किसने गढ़ा है, या इसके लेखक कौन है, या इसके संपादक कौन है, इसके फादर्स कौन है, तो पेलवाव है, वाटसन है। समग्रवाद की बात करें, समग्रवाद शब्द किसने दिया था, देखिए बर्दिरमार है, कोहला, कोफका, लेविन, गेस्ट गेस्टाल्टवादी। इन देखिए एक चार पांच लोगों ने ये शब्द दिया है। मनोविश्लेषणवाद की बात कर लेते हैं तो ये शब्द किसने दिया था, फ्रेंड, एडलर और जुग ने। और प्रकाशवाद डीवी ने ये शब्द दिया था। समग्रवाद को ही गेस्टवाल्ड या क्षेत्रवाद कहा जाता है। देखिए समग्रवाद को ही गेस्टवाल्ड या क्षेत्रवाद कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ देखते हैं बस। प्रमुख शिक्षा योजनाओं के बारे में, प्रमुख शिक्षा योजना क्या रही है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसके बारे में पूछता है। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में प्राथमिक विद्यालय में भौतिक संसाधन जुटाना, ये हमारा प्रमुख शिक्षा योजना वाला ऑपरेशन ब्लॉक। आगे पूछ लेता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना पूछेगा तो 1986 में। अगर इसका उद्देश्य इसका पूछ लेगा ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधन जुटाना। डॉक्टर यशपाल समिति, देखिए डॉक्टर यशपाल समिति 1992 बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना था। 1992 में क्या है, बच्चों का जो वजन होता किताबों बहुत सारा ले जाना, ये कम करना था। मिड डे मील योजना 1995 में प्राथमिक स्तर पर मिड डे मील देकर स्कूलों में बच्चों के ठहर को प्रोत्साहित करना था। शिक्षा गारंटी स्कीम, ये 1999 गाँव में पंचायत द्वारा प्राथमिक स्कूल खोलना। सर्व शिक्षा अभियान, अधिकतम बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नामांकित दाखिल करना। एनसीएफ की बात कर लेते हैं थोड़ा। एनसीएफ 2005 में स्कूली जीवन के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब जो बाहरी जीवन है वो स्कूल से जोड़ा जाए। रटन प्रणाली से मुक्त होकर चतुर्मुखी विकास के अवसर प्रदान करना। एनसीएफ 2005 क्या था कि बच्चों को रटाना नहीं है, मैं चतुर्मुखी विकास के अवसर प्रदान करना है। बाल केंद्रीय शिक्षा, बच्चों को सिखाने व समझने का आकलन व मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो। नेक्स्ट फ्राइड का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए फ्राइड का सिद्धांत अभिप्रेरक, ये विषय आईडी क्या है, देखो इच्छाओं की जाननी, जन्मजात पूर्णता, सुखवादी, पशुता, सपनों की दुनिया, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं, पूर्वजों के स्मृति अवशेषों का भंडारण है। आईडी कह रहा है फ्राइड का सिद्धांत कि इच्छाओं की जननी जन्मजात पूर्ण सुखवादी है, पशुता सपनों की दुनिया है, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं, पूर्वजों के स्मृति अफसोसों का भंडारण है। उसके बाद ईगो क्या है, देखिए वास्तविक आईडी और सुपर ईगो के बीच का समझ, इससे इच्छाओं एवं वास्तविकताओं के बीच नियंत्रण। सुपर ईगो की बात कर लेते हैं। सुपर ईगो क्या कहा उसने, सबसे अंत में विकसित होने वाला नैतिक पक्ष, आदर्शवादित नैतिकता, पश्चातावार संस्कार आदि, चेतन मन, वर्तमान व तत्कालीन के ज्ञान, ये उसके विचार थे। बाल केंद्रीय व प्रगतिशील शिक्षा क्या है, देखिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें बालक के सर्वगीय विकास पर जोर दिया जाता है। इसमें बाल केंद्रीय प्रगति शिक्षा में, इस शिक्षा में बच्चों की भावना एवं
अभिव्यक्ति को महत्व देते हुए जनतांत्रिक माहौल में शिक्षा दी जाती है। गतिशील शिक्षा की आवरण, अगर पूछा गतिशील शिक्षा की आवरण, तो जॉन डीवी ने दी थी। इस शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। इसमें बालक स्वयं के करके सीखे। जॉन डीवी ने शिक्षा में स्वयं और प्रयास दोनों चीज़ों को प्रयास करा है। जॉन डीवी ने शिक्षा में रुचि और प्रयास दोनों चीज़ों के प्रमुख तत्व माने हुए ईश्वर व प्रतिनिधित्व बताया है। प्रतिनिधित्व शिक्षा का उद्देश्य समाज और व्यक्ति दोनों का ही विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा के विकास में 4 मूल सिद्धांत है। देखिए प्रगतिशील क्या थे? मस्तिष्क और बुद्धि, मौलिक प्रवृत्तियां, चिंतन की प्रक्रिया और ज्ञान। नेक्स्ट, आदिगम आसक्ता क्या है? कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की बर्तनी करने, गणित व तार्किक शक्ति को समझने आदि में आसक्ता अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की आसक्ता को ही हम आदिगम आसक्ता कहा जाता है। देखिए जो कुछ छात्र पढ़ने लिखने मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की बर्तनी करने, गणित एवं तार्किक शक्ति को समझने आदि में आसक्त अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की आसक्ता को ही हम आदिगम आसक्ता कहा जाता है। आदिगम आसक्ता के कई प्रकार हैं। अफेज्जा क्या है? अफेज्जा भाषा एवं संप्रेषण आदिगम आसक्ता को अफाज्य कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से ये विकार उत्पन्न होता है। डिसलेक्सिया व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इसमें बच्चों को लिखने, पढ़ने, शब्दों में पहचानने, समझने, याद करने, अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे बी को डी, सा और वास को न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाते। अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया क्या है? अस्प्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है। इसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। वह हाथ, पांव, आंखों के बीच सामान्य एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, जिसे डिस्प्रेक्सिया यांत्रिक तंत्र भी संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी आसक्ता को कहा जाता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या उंगलियां संबंधी गड़बड़ियां होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियां के कारण ही वह आदिगम आसक्ता संभव है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में सामान्यतः यही होता है। ये ऐसी आदिगम आसक्ता है जिसमें बच्चे गणित, अंकगणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसे न्यूमोलेक्सिया भी कहा जाता है। डिस्कैल्कुलिया कई प्रकार के होते हैं। ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, लेक्सिकल
डिस्कैलकुलिया, प्रेक्टोनोस्टिक, डिस्कैलकुलिया आदि। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर में कुछ अंग बहुत या अपूर्ण है। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। नेक्स्ट, देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पे जानेंगे कुछ। लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना नहीं पूछता और उसके विचार पूछता है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग 1987 में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों के प्रेत तत्वों के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। उनके अनुसार पहला, बालक का नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, उन्होंने कहा था। फिर बालक नैतिक व्यवहार को अपने सामाजिक परिवेश में सीखता है। जो बच्चा होता है नैतिक व्यवहार को अपने ही सामाजिक परिवेश में सीखता है। देखिए बच्चे का इन्वायरमेंट, जहाँ बच्चा पला है पोषा है, वहाँ से बच्चा सीखता है उसका समाज कैसा, आसपास का समाज अच्छा होना चाहिए बच्चे का। अगर शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले IAS ऑफिसर है, तो बच्चा उसी के विचार सीखेगा। और बच्चा को जहाँ भी खेल ज़्यादा, अगर उसका माहौल ख़राब है तो बच्चा वहाँ का माहौल सही नहीं सीख पाता। बच्चा अपने आस पड़ोस से सीखता है। सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने आसपास पड़ोस तथा स्कूल से नैतिकता ही सीखता है। अनौपचारिक, कोलबर्ग के द्वारा बालकों में 20 साल तक का एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया गया था। कोलबर्ग ने कहा था, किया था प्रयोग। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि नैतिक विकास के 3 चरण होते हैं तथा इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। कोलबर्ग के अनुसार बालकों में नैतिक या चारित्रिक विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर क्या हैं पूछा है, क्रम पूछ लेता है। पहला है पूर्व नैतिक स्तर, दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर। अब इनको क्रम्स भी पूछेगा आपसे, तो क्रम्स आपका पहला कौन सा है, पूर्व नैतिक स्तर, यही पूछा जाता है। दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, तीसरा आपका उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर, यही तीसरा ऑप्शन भी काफ़ी पूछा जाता है। ये 3 स्तर रहे हैं कोलबर्ग नैतिक विकास के स्तर। नेक्स्ट, देखिए मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ सम्यक एवं प्राकृतिक क्या रही हैं। इसमें पॉजिटिव शब्द भी हैं, कुछ नेगेटिव शब्द भी हैं। पॉजिटिव शब्द, नेगेटिव शब्द हम एक दिन को वीडियो बनाएंगे आपकी, उसकी थोड़ी सी PDF तैयार कर रहे हैं। इस चीज़ को जल्दी क्लास मिलेगी आपको, हमें वो शब्द पहचानने हैं सीटेड में। मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं, देखिए मूल प्रवृत्ति, संवेग और प्रकृति क्या है। संतान कामना, वात्सल्य, ये क्या आपका पॉजिटिव शब्द है। हास, आमोद, ये सब पॉजिटिव शब्द हैं। शरणागति या करुणा, ये पॉजिटिव शब्द हैं। जिज्ञासा, आचार्य, ये पॉजिटिव शब्द हैं। आत्मगौरव, आत्माभिमान, ये पॉजिटिव शब्द आपके। सांग्रह, अधिकार, ये पॉजिटिव शब्द है आपके। किसने कहे थे, मैकडूगल के अनुसार। रचनात्मक, रचना, धार्मिकता या क्रांति भाव, ये पॉजिटिव है। अब हम नेगेटिव शब्द से आ जाते हैं। देखिए ये आपका नेगेटिव, पालन, पलायन या भय, ये नेगेटिव शब्द है। यूसा या क्रोध, ये आपका नेगेटिव है। और दैन्य या आत्महीनता नेगेटिव है। निरावृत्ति या घृणा, ये नेगेटिव शब्द है। सामूहिकता, यकाकीपन, यह नेगेटिव शब्द है। भोजन तलाश या भूख, यह नेगेटिव शब्द है।
काम प्रवृत्ति है, कामुकता या नेगेटिव शब्द, किसके? मैकडूगल के शब्द ही हैं ये। मूल प्रवृत्तियां की जान लेते हैं इनके बारे में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्राकृतिक है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसकी प्रतिक्रिया देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उसमें संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। फ्रेंड के अनुसार, सिगमंड फ्रेंड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या केवल 2 है। देखिए मैक फ्रेंड के पूछ लेते हैं, जीवन मूल प्रवृत्तियाँ और मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ ये किसकी हैं? फ्रेंड की हैं। और मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। ये चीज़ आपको ध्यान पर रखकर चलनी है। पूछता है कि जीवन मूल प्रवृत्तियाँ किसने कहा था ये? तो फ्रेंड के। और मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ थी, ये भी आपका फ्रेंड ने दिया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आधारभूत जानकारी पर डिस्कस करेंगे। देखिए 1590 में रूडोल्फ गोय ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द दिया था। देखिए अगर मनोविज्ञान शब्द की बात आती है, सब कब दिया था? तो किसने दिया था? 1990 में रूडोल्फ गोय ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द दिया था। मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ था और विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है। और वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना। किसने? वाटसन ने। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी में विलियम वुड ने 1879 में डालकर मनोविज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप दिया था। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के पिता वाटसन माने जाते हैं। रूस ने शिक्षा में मनोविज्ञान को शामिल किया। देखिए रूस ने शिक्षा को सबसे पहले मनोविज्ञान को शामिल किया था, जो रूस देश की बात है। और शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थार्नडाइक माने जाते हैं। अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है? थार्नडाइक है। और स्किनर शिक्षा को मनोविज्ञान के पिता अरस्तु मानते हैं। देखिए स्किनर शिक्षा का जो मनोविज्ञान के पिता किसको मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। कौन? स्किनर। कालसानिक शिक्षा मनोविज्ञान के पिता प्लेटो को मानते हैं। अगर ये कालसानिक कहते हैं, देखिए कालसानिक कहते हैं कि मनोविज्ञान के पिता प्लेटो को मानते हैं और स्किनर शिक्षा के मनोविज्ञान के पिता अरस्तु को मानते हैं। मानवतावादी मनोविज्ञान के पिता अब्राहम मैस्लो माने जाते हैं। देखिए मानवतावादी अगर मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो अब्राहम मैस्ले है। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता पूछे तो कौन है? विलियम वुड माने जाते हैं आधुनिक भी। ये बहुत अच्छे प्रश्न है आपके, इनको रिपीट करना, क्लास को बार बार देखना, हो सके तो अपने दोस्त फ्रेंड के पास शेयर करना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम क्लास करा रहे हैं आपकी डेली। इसके बाद में जो आपकी क्लास बहुत काफ़ी बड़ी क्लास होगी, इसलिए हम छोटी छोटी क्लासें बना रहे हैं। कल इसका दूसरा टॉपिक रहेगा, फिर उसके बाद में आपकी क्लास रहेगी मैथ की पेडागोजी। सीटेट में मैथ की पेडागोजी बहुत पूछी जाती है, इस पर डिस्कस करेंगे हम। और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना। शिक्षण के प्रमुख नियम स्पेंस एवं कमेनियम के अनुसार क्या है? देखिए शिक्षण के नियम क्या क्या है। सरल से कठिन की ओर, हमें शिक्षा को सरल से कठिन की ओर जाना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए ये रिपीट कर लेना, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्रम से मिलाने को आएगा, क्रम से मिलाना। देखिए पहला आपका कौन सा है? सरल से कठिन की ओर, पहला पॉइंट। दूसरा है क्रम आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर है। पांचवा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पांचवा क्रम से। दृश्य से छठा की बात कर लेते हैं, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर,
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, और प्राकृतिक का अनुसरण 11, ये 11 क्रम से मिलाने आते हैं आपके। सी टेट में बहुत पूछे जाते हैं ये, यूपी टेट में इतने नहीं जितने सी टेट में पूछे जाते हैं। हाय गाइस, आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मिस मत करना अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। दोबारा फिर जल्दी मिलेंगे। क्लास बड़ी नहीं बना रहे हैं हम, छोटी क्लास बना रहे हैं।